गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के सब फर्स्ट पेपर बाल्यावस्था वृद्धि विकास चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप विषय के अंतर्गत हम वंचित वर्ग के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि वंचित वर्ग कौन कौन से होते हैं, उनके शैक्षिक विकास हेतु क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो हमने वंचित वर्ग को समझा, उसके बाद अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग को देखा। आज हम देखेंगे कि प्रथम पीढ़ी में सीखने वाले और घुमंतु परिवार। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ, स्पष्ट कर दूँ कि प्रथम पीढ़ी में सीखने वाले कौन हैं। प्रथम पीढ़ी में सीखने वाले का अर्थ है कि परिवार में जो अब तक अशिक्षित सदस्य थे, मतलब कि पीढ़ियाँ थी, क्योंकि अब तक परिवार का कोई भी सदस्य या कोई किसी भी पीढ़ी का कोई भी सदस्य शिक्षा अर्जित नहीं की थी, लेकिन जो अब पहला बालक, पहला व्यक्ति जो शिक्षा के लिए विद्यालय जा रहे हैं, वे प्रथम पीढ़ी के शिक्षा प्राप्त करने वाले बालक कहलाते हैं। जैसे कि दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, माता पिता है, परदादा दादी है, बुआ चाचा है, इनमें से माता पिता मतलब कोई भी सदस्य शिक्षा अर्जित नहीं किया है, और अब बालक जो शिक्षा अर्जित करने जा रहा है वह बालक प्रथम पीढ़ी में सीखने वाला बालक कहलाएगा। प्रथम पीढ़ी में सीखने वाले व्यक्ति ये परिवार कहलाते हैं। घुमंतु परिवार, जिनको कि हम गडरिया लोहार भी कहते हैं, या मतलब एक उदाहरण के तौर पर, यानी कि ये वे परिवार हैं जो एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास नहीं करते हैं। समय के साथ साथ धीरे धीरे ये एक शहर से दूसरे शहर अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। तो ऐसे घुमंतु परिवार में भी जैसे शिक्षा की जो विकास की प्रक्रिया है वो अवरुद्ध होती है। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि इनकी शिक्षा की समस्याएं क्या है। तो सबसे पहला, इन दोनों ही प्रकार के, यहाँ घुमंतु परिवार में एक चीज़ और बता दूँ कि मूल रूप से जो जैसे सरकारी नौकरी में है, किसी अन्य नौकरी में है जिसमें कि ट्रांसफरेबल जॉब है, एक स्थानांतरण होने वाला जॉब है जिसमें, लेकिन वहाँ पर स्थानांतरण वर्ष के अंत में होता है या पूरा वर्ष उस एक विद्यालय में व्यतीत करने के बाद ही बालक का दूसरा विद्यालय बदला जाता है, या फिर मूल रूप से। इसलिए उन परिवारों को घुमंतु परिवार नहीं कहेंगे। घुमंतु परिवार वो हैं जो कि 2-3 महीने यहाँ रहे, फिर 2-3 महीने कहीं और रहे, 6-8 महीने कहीं और रहे, फिर 6-8 महीने कहीं और रहे। इस तरह के जो परिवार हैं वो घुमंतु परिवार के अंतर्गत आते हैं। इनकी समस्याएं क्या हैं? शैक्षिक संबंधी जो समस्या है उनमें सबसे पहला है शैक्षिक पर्यावरण का अभाव। चूँकि इन परिवारों में सबसे पहली बात तो या तो ये प्रथम पीढ़ी के शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं, तो परिवार के अन्य सदस्य शिक्षा का वातावरण कैसे निर्मित किया जाता है इसके प्रति उनको कोई जानकारी होती ही नहीं है, या वो शिक्षा के प्रति इतने सचेत होते ही नहीं है। घुमंतु परिवारों में भी यही कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उन्हें शिक्षा के महत्व का पता नहीं होता है। इसीलिए एक बालक को जैसा परिवार में उचित शैक्षिक वातावरण मिलना चाहिए, उस वातावरण से बालक को वे दूर रखते हैं या वो वातावरण उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। इसीलिए शैक्षिक पर्यावरण का अभाव सबसे पहली जो समस्या है इनकी ये है, क्योंकि पर्यावरण नहीं मिलने होगा तो बालक की इच्छा या रुचि जो कहते हैं शिक्षा में वो निर्मित नहीं होगी। दूसरी बात है अशिक्षित माता पिता। माता पिता स्वयं अशिक्षित है, ऐसे में बालक को किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका निवारण वे लोग नहीं कर सकते। बालक क्या कर रहा है उसके प्रति उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती है। जैसे कि बालक कहानी की किताबें पढ़ रहा है, कल परीक्षा है, पढ़ना विषय का है, लेकिन बालक कहानी की किताब पढ़ रहा है। माता पिता को ये पता नहीं है कि वो कहा, क्योंकि वो शिक्षित है ही नहीं, उन्हें यही पता नहीं है कि वो क्या पढ़ रहा है। ऐसे में बालक कई बार उनको बेवकूफ़ भी बना जाते हैं। बालक की कोई समस्या गृह कार्य करने में या शिक्षा से संबंधित अन्य कोई समस्या है तो उस समस्या को वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं। ऐसे में जो बालक को सही मार्गदर्शन प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो पाता। दूसरा है अंधविश्वास या रूढ़िवादिता। जो अशिक्षित परिवार होते हैं, घुमंतु परिवार, ये इतने अंधविश्वासी और रूढ़िवादी होते हैं कि वे शिक्षा के महत्व को समझ ही नहीं पाते हैं, या यूँ कहा जाए कि अपने अंधविश्वास और रूढ़िवादिता के पीछे शिक्षा के महत्व को समाप्त ही कर देते हैं। इसीलिए
शिक्षा के क्षेत्र में इन परिवारों के बालकों का विकास नहीं हो पाता। दूसरा है शिक्षा के महत्व के प्रति उदासीन, क्योंकि शिक्षा का महत्व क्या है इसका उन्हें बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं, उनको उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। अतः शिक्षा के महत्व को वो नहीं समझ पाते हैं। तो आज खेती में फसल बोनी है, खेत में कुछ पानी देना है या फसल काटनी है, जो भी काम है, तो बालक कहते हैं चल तो छुट्टी ले ले, साथ में खेत पर चल। अरे अभी स्कूल में कोई इम्पोर्टेंट कार्य हो रहा है, उसके बारे में उनकी, क्योंकि वो उसकी इम्पोर्टेंस या उसके महत्व को नहीं समझ पाते, इसलिए वो बालकों के विकास के प्रति भी उदासीन हो जाते हैं। नेक्स्ट है अव्यक्त अवरोध। जब वो माता पिता स्वयं बालक की शिक्षा के महत्व के प्रति कतई पूरी तरह से उदासीन है, उन्हें उसके महत्व का पता नहीं है, तो निश्चित है कि अपव्यय और अवरोध की समस्याएं बढ़ जाती हैं। क्योंकि बार बार बालक को घर के काम के लिए, घर में कोई काम है तो विद्यालय नहीं भेजा गया, खेत पे कोई काम है तो विद्यालय नहीं भेजा गया, विद्यालय में कुछ कंपटीशन या खेल कूद हो रहे हैं तो क्या करेगा, खेल कूद में जाके घर पे रहे, घर का काम कर। ऐसी सोच के मारे बालक विद्यालय में पिछड़ जाता है, जिससे कि अवरोध की समस्या उत्पन्न होती है। फिर बाद में घर में बच्चों को संभालना या जो कुछ भी कार्य होते हैं उसकी वजह से विद्यालय में विशेष रूप से लड़कियों को विद्यालय जाने से रोक दिया जाता है, जो अपव्यय और अवरोध की समस्या उत्पन्न होती है। फिर प्रेरणा का अभाव, उनको किसी प्रकार का मोटिवेशन नहीं मिल पाता। अगर बालक को कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या के निवारण करके और उसके लिए उस निवारण को ढूंढने के लिए बालक को प्रेरणा या अभिप्रेरित करने वाला कोई नहीं होता है। फिर बाद में जिज्ञासा की संतुष्टि, बालक को किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा है, कुछ जानना चाहता है तो उसे एक संतोषजनक जवाब की प्राप्ति इन परिवारों में बालकों को नहीं हो पाती, जिससे वो धीरे धीरे अपनी जिज्ञासा को प्रदर्शित करना ही खत्म कर देते हैं। और जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक बालक प्रभावी ढंग से अधिगम के लिए तैयार नहीं होगा या किसी चीज़ को सीखेगा ही नहीं। तो शैक्षिक समस्याओं का निवारण नहीं हो पाता। शैक्षिक संबंधी किसी भी प्रकार की अगर समस्या आ रही है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई तथ्य ढूंढना है, उसके लिए किसी सहारे की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है, ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या का निवारण बालकों का नहीं हो पाता है, तो इनकी जो शैक्षिक समस्या है वो जस की तस की बनी रह जाती है, जो कि उनके पिछड़ने का महत्वपूर्ण कारण बन जाती है। उसके बाद में निर्देशन का अभाव। निश्चित है कि माता पिता अशिक्षित हैं तो उनको निर्देश किस प्रकार से बालकों को निर्देश दिया जाना चाहिए, किस प्रकार की समस्याओं के निवारण के लिए किस प्रकार का सुझाव दिया जाना चाहिए, इसके प्रति ये पूर्ण रूप से अनभिज्ञ होते हैं। इसीलिए इनकी जो शिक्षा संबंधी है समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है और ये पिछड़ते चले जाते हैं। इनके शैक्षिक विकास हेतु क्या प्रयास किए जाने चाहिए? तो सबसे पहला जो शैक्षिक विकास के लिए प्रयास है वो है संवैधानिक प्रावधान, क्योंकि आज़ादी के बाद में इन सभी समुदायों को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा से जोड़ने के लिए, शिक्षा की धारा में लाने के लिए इनको संविधान के माध्यम से बहुत सारी ऐसी धाराएं या प्रावधान रखे गए जिनमें कि इनकी शिक्षा के लिए विशेष नीतियों का निर्धारण किया गया। चाहे 1986 की शिक्षा नीति हो या 1996 की शिक्षा नीति हो, 2000, 2005, 2009 या उसके पहले की भी जितनी भी शिक्षा नीतियाँ थी, 64, 52 जितनी भी शिक्षा नीतियाँ थी, सबके अंतर्गत इन पिछड़े वर्गों के विकास की शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ने के लिए प्रावधान निरंतर रूप से प्रयास किए जाते हैं। उसके बाद में नामांकन हेतु माता पिता को प्रेरित करना, यानी कि विद्यालय में अपने बालक का नामांकन दर्ज कराना, नामांकन बालक का नाम लिखवाना और उसको विद्यालय के लिए भेजना, इसके लिए माता पिता को प्रेरित किया जाना चाहिए, जो कि हमारी सभी विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा बहुत कड़ी मेहनत करके और नामांकन को बढ़ाने का प्रयास आज भी किया जा रहा है, माता पिता को प्रेरित भी करते हैं। फिर प्राथमिक स्तर पर अनुत्तीर्ण, मतलब कि बालकों को विकास शिक्षा से जोड़े रखने के लिए, क्योंकि माता पिता अगर बालक में जरा सा भी कोई अवरोध आया, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आई, अवरोध उत्पन्न हुआ, तो निश्चित है वो विद्यालय से बालक को तत्काल निकाल लेते हैं या शिक्षा से दूर कर लेते हैं। इसलिए सरकार ने ये प्रयास किया कि प्राथमिक स्तर पर किसी भी बालक को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा, यानी कि 8वीं तक सभी बालक पास होंगे। वो उनको दूसरी बात यहाँ अपनी गति से सीखने बढ़ने का अवसर दिया जाए, यानी कि इस नीति के पीछे कि प्राथमिक स्तर पर किसी को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा, तो इसके पीछे कारण है कि बालक को अपनी गति से सीखने के अवसर प्रदान किए जाएं, कि बालक को आगे बढ़ाते जाओ और लेकिन वो अपनी गति से धीरे धीरे जैसे जैसे सीख रहा है उसे सीखने के अवसर प्रदान किए जाएं। और इसके कुछ परिणाम दिखाई भी देते हैं, कुछ नकारात्मक परिणाम भी आते हैं, लेकिन
अगर 100 में से 5 बच्चे भी अपनी गति से सीखकर आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे इसके अच्छे परिणाम भी आने प्रारंभ हो जाएंगे। फिर बाद में निःशुल्क शिक्षण सामग्री का वितरण सरकार के द्वारा है, विभिन्न सरकारी संगठनों के द्वारा है, समाज सेवी संगठनों के द्वारा है, उनके द्वारा बालकों की शिक्षा को सुचारू रखने के लिए निःशुल्क अधिगम या शिक्षण सामग्री का वितरण किया जाता रहता है और किया जाना चाहिए, जिससे इन बालक को किसी भी प्रकार के अवरोध उत्पन्न, शिक्षा में कोई बाधा उपस्थित न हो। और फिर शिक्षा के प्रयास है तो विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि शिक्षा विभाग के द्वारा चलाए जाए, कोई शैक्षिक संगठनों के द्वारा चलाए जाए, यानी कि बालकों की शिक्षा की समस्याओं के निवारण के लिए अलग अलग छोटे छोटे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहना चाहिए, जिससे कि बालक की जो शैक्षिक समस्याएं घरों पे समाधान नहीं हो पाती, उनका निवारण यहाँ पर बालक को प्राप्त हो सके और शिक्षा की धारा से ये अपने आप को जोड़ सके। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि इन प्रथम पीढ़ी और विमंत परिवारों के बालकों की शैक्षिक समस्या क्या है और इनके शैक्षिक निवारण के लिए किस प्रकार से प्रयास किए गए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के वैश्विक महामारी के इस समय में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए घर से बाहर जब भी निकलें मुंह पर मास्क बांध कर निकलें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें और किसी से भी बातचीत करते समय दूरी बनाए रखिए। धन्यवाद। जय।